हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 29 कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर पार्ट में 25 क्वेश्चन लिया जा रहा है और हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हल कर रहा है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो और कोई क्वेश्चन रटने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, इससे पहले पार्ट 28 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट में सभी वीडियो एक जगह आपको मिल जाएगी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है और इसका डिस्कस कल वाली वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नृत्य से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को नृत्य से पहचानते हैं। दोस्तों, भारत में मुख्यतः पाई जाने वाली मधुमक्खी जो है वो है मेलिपोन, ट्राइगोन, एपीस और खैरा। ये चार जो है, ये चारों मधुमक्खी जो है ये भारत में पाई जाने वाली, मुख्य रूप से पाई जाने वाली मधुमक्खी है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की स्थापना जो किया गया है वो 2000 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नीचे भी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, डीएनए द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीएनए द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। जीन जो है, जीन नाम सुने होंगे आप, जीन डीएनए की इकाई है। जीन जो है डीएनए की इकाई है। आरएनए का संश्लेषण डीएनए से होता है। किससे होता है दोस्तों? डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मत्स्य पालन की कला है। मत्स्य पालन की कला पीसी कल्चर कहलाता है। दोस्तों, बात करते हैं मधुमक्खी पालन की कला को क्या बोलते हैं? तो एपी कल्चर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं रेशम के कीड़े पालन की कला। रेशम के कीड़े पालने की कला को क्या बोला जाता है? तो सेरीकल्चर बोला जाता है। दोस्तों, क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। बात करते हैं अंगूर उत्पादन की कला, तो अंगूर उत्पादन की कला को विटीकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विटीकल्चर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरुजल क्या है? दोस्तों, गुरुजल आप पहला बार शायद सुने होंगे, लेकिन एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी गया है। जैसे मृदु जल हो गया, कठोर जल हो गया, उसी तरह गुरुजल होता है। ठीक है दोस्तों, तो गुरुजल क्या है? तो गुरुजल जो है इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के शीतलक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। आपके सामने भले ही नया क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, साबुन के साथ आसानी से झाग देने वाला जल मृदु जल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दिखाई दे रहा है, साबुन के साथ झाग देता है, तो ये कौन सा जल कहलाता है? तो मृदु जल कहलाता है दोस्तों। ठीक है, मृदु जल, कठोर जल इस तरह से होता है, उसी तरह गुरुजल भी होता है। साबुन के साथ कठिनाई से, ध्यान से सुनिएगा, साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है वो कठोर जल कहलाता है। क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। साधारण जल के लगभग 5000 भागों में से 1 भाग भारी जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन उच्च ताप वाला ईंधन है। हाइड्रोजन जो है ये उच्च ताप वाला ईंधन है जिसे जैसे ज्वालक में प्रयोग किया जाता है, जिसे ज्वालक में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NPK।
के जो है ये मिश्रित उर्वरक है। दोस्तों बात करते हैं एन। एन कहने का मतलब नाइट्रोजन, एन कहने का मतलब है नाइट्रोजन। पी कहने का मतलब है फास्फोरस, पी कहने का मतलब है फास्फोरस, ठीक है। और के कहने का मतलब है पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है दोस्तों। पोटेशियम को के से सूचित किया जाता है जैसा कि आपको पता है। तो NPK का फुल फॉर्म क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। ये जो है मिश्रित उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। दोस्तों संसार का सबसे जहरीला सांप जो है वो समुद्री सांप कहलाता है हाइड्रोफिश। दोस्तों क्या है? हाइड्रोफिश, हाइड्रोफिश, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। संसार का सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश, इसको समुद्री सांप बोला जाता है। दोस्तों सांप सरीसृप वर्ग का जीव है। क्या है? सरीसृप वर्ग का जीव है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सांप जो है किस वर्ग का जीव है, तो सरीसृप वर्ग का जीव है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति मॉड्यूलन। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक आवृत्ति मॉड्यूलन है। दोस्तों भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर, ध्यान से सुनिएगा, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। वर्तमान समय में दूरदर्शन का नया प्रक्रम DTH, ध्यान से सुनिएगा, DTH जो पूरे देश में उपलब्ध है। अभी प्रेजेंट की बात हो रहा है, ठीक है ना। वर्तमान समय में दूरदर्शन का नया प्रक्रम DTH, जिसको डिश भी बोलते हैं हम लोग, है ना, जो अपने घरों में लगाए होते हैं छत पे, और उसके माध्यम से हम लोग सीरियल वगैरह देखते हैं, मैच वगैरह देखते हैं। तो ये पूरे देश में अभी उपलब्ध है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है अभी कि अंडमान निकोबार एक ऐसा राज्य है, अंडमान निकोबार तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लेकिन कहने के लिए तो राज्य ही कहलाएगा। तो अंडमान निकोबार एक ऐसा राज्य है जहाँ DTH उपलब्ध नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे तो सभी जगह उपलब्ध है। आप भी सोचेंगे कि भाई इस जमाना में कहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा DTH, भाई सब जगह उपलब्ध होगा, लेकिन अंडमान निकोबार में DTH उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भीड़ में तीतर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोपिक्रीन। दोस्तों भीड़ में तीतर बितर कहने का मतलब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, जहाँ पे धांधली वगैरह होता है, जहाँ पे शासन करने पे मतलब बात से लोग नहीं मानते हैं पुलिस वाले से, तो पुलिस किसका इस्तेमाल करता है, तो पुलिस जो है ये अश्रु गैस का इस्तेमाल करता है। और अश्रु गैस का इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाता है, क्लोरोपिक्रीन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। जो भीड़ में एक बार अगर अश्रु गैस ये क्लोरोपिक्रीन अगर मार दिया जाए तो वो इधर उधर सब लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही है, कुछ दिखाई वगैरह नहीं देता है, तो इसी को क्लोरोपिक्रीन वहाँ पे मार दिया जाता है, तो भीड़ को तितर बितर कर देता है, इधर उधर कर देता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है। अस्थियाँ कहने का मतलब कितनी हड्डियाँ होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29 हड्डियाँ होती है। दोस्तों बात करते हैं मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ, तो 29 हड्डियाँ। अगर खोपड़ी की बात किया गया है तो 29 हड्डियाँ। बात करते हैं कपाल, देखिए खोपड़ी की जगह सड़ कर लीजिए तो सही रहेगा। मनुष्य की सड़ में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, तो 29 हड्डियाँ होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कपाल की, तो कपाल में 8 होता है। बात करते हैं फेशियल की, तो फेशियल में 14 होता है, तथा कान में होता है दोस्तों 6 हड्डियाँ। कितना हो गया, 14 6 20, और 20 और 8 28 हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, हायर्ड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कहाँ पे होती है, हायर्ड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है, और कपाल में 8 हो गया, फेशियल में 14 हो गया, और कान में 6 हो गया, तो 29 टोटल हड्डियाँ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है,
क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है ये है पुष्प। ठीक है, पुष्प पौधे का जनन अंग है। दोस्तों क्या है, पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प के बाह्य दलपुंज, पुमंग तथा जायांग पाए जाते हैं पुष्प में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग तथा जायांग पाए जाते हैं। पुमंग में एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्यूज का उपयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यह जो है फ्यूज जो है ये टीन प्लस में, फ्यूज जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु है। दोस्तों टीन जो होता है वो 63% होता है फ्यूज में, और सीसा जो होता है वो होता है 37%। ये टीन और सीसा का मिश्र धातु फ्यूज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्यूज का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। फ्यूज का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से अम्लीय हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हीमोग्लोबिन एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वहन प्रोटीन का उदाहरण है हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। क्या है दोस्तों, हीमैटिन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तक्षीणता रोग हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, रक्तक्षीणता रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हेपेटाइटिस वी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत। यकृत बोले तो लीवर। ठीक है दोस्तों, यकृत बोले तो लीवर। हेपेटाइटिस वी वायरस जो है शरीर के लीवर यानी यकृत अंग को प्रभावित करता है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रैकोमा रोग जो है ये आंख को प्रभावित करता है। दोस्तों किसको प्रभावित करता है, ट्रैकोमा रोग आंख को प्रभावित करता है। बात करते हैं घेंघा रोग के बारे में। तो घेंघा रोग जो है ये किसको प्रभावित करता है, तो ये करता है गला को प्रभावित। किसको करता है प्रभावित, गला को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पास्कल का सिद्धांत लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पारा वाष्प तथा आर्गन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पारा वाष्प तथा आर्गन जो है ये फ्लोरेसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है कहने का मतलब रीडिंग किया जाता है। कैसे देखा जाता है, किस तरह से, तो किलोवाट प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, किलोवाट प्रति घंटा में देखा जाता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में, ध्यान से सुनिएगा, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है यानी 1 घंटा में खर्च होती है। 1 kWh कहने का मतलब किलोवाट और हावर कहने का मतलब घंटा। 1 kWh बराबर में होता है वोल्ट इंटू एम्पियर और इंटू में हावर और अपॉन में 1000। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी गया है ये। ठीक है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है। दोस्तों 1 kW बराबर में होता है 1 किलोवाट। kW कहने का मतलब किलोवाट बराबर में होता है 10⁻³ वाट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है,
विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों की गति समान होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है, तो दोनों की गति जो है वो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सैल्यूटेड फोन संचालित होने में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो तरंग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की एकक यानी यूनिट है। इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूरी। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। अच्छा हाँ, इसका तो कई बार बताए भी हैं पिछले वाले वीडियो में। एक प्रकाश वर्ष बराबर में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगर किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। बस कुछ नहीं करना, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 10⁻12 आ जाता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैल्वेनाइजिंग लेपन की पद्धति है। गैल्वेनाइजिंग लेपन की पद्धति है तो लोहा के साथ जिंक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य कहने का मतलब है कमजोर, ठीक है ना, क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोना। सोना, चांदी, तांबा और लोहा चारों में से सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है? तो सोना होता है। शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। सोना का अयस्क जो होता है वो कॉल्टेराइट होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉल्टेराइट होता है। कॉल्टेराइट और तथा एक और ध्यान में रख लीजिएगा, सिल्वेनाइट ये सोना का अयस्क होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, और इसका डिस्कस कल वाले वीडियो में कर लेंगे। रॉकेट और जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में है न्यूटन के प्रथम नियम, ऑप्शन बी में है न्यूटन के द्वितीय नियम, ऑप्शन सी में है न्यूटन के तृतीय नियम, और ऑप्शन डी में है पास्कल के सिद्धांत। रॉकेट और जेट दोनों के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना कि सिर्फ रॉकेट और ना कि सिर्फ जेट, दोनों के बारे में बात किया गया है। दोनों जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका डिस्कस हम कल वाले वीडियो में ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।